हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तक का जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हम लोग इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे। न्यूटन के जो नियम थे उनकी निश्चरता पढ़ रहे थे। अभी ये जो है, इसमें संवेग संरक्षण की निश्चरता के बारे में बात करेंगे और ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता के बारे में बात करेंगे। मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो भी इनवेरिएंट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, और जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी, मोमेंटम कंजर्वेशन भी और एनर्जी कंजर्वेशन भी इनवेरिएंट होते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब कर रहे हो तो दो फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम में अगर संवेग संरक्षण लागू होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर वैलिड है, तो दूसरे में भी वैलिड होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो ये है गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण के नियम की निश्चरता, के नियम की निश्चरता, निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ गैलीलियन, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे को ये प्रूव करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। मतलब दो लोग हैं, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है, ये दोनों एक में, जैसे मैं देख रहा हूँ कोई घटना को, कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसको देख रहा हूँ मैं, कोई इवेंट है। अब मुझे उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, तो उस बंदे को भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है वो क्या है? संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम क्या है पहले तो लिख लो, मैं इसके बारे में बताते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, तो उसका संवेग, तो उसका कुल संवेग नियत रहता है, तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, if external force on a body is zero, then on a body नहीं, on a system लिख लो, external force on a system is zero, then the momentum will be constant, the momentum will be constant of the system। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव करने के लिए एक सिस्टम मानूंगा। सिस्टम मतलब जैसे कि दो बॉल है, उनमें कोलिजन हो रहा है, मान लो टक्कर हो रहा है, तो उस घटना को ध्यान में रखते हुए, उस फिनोमिना को देखते हुए मैं उसको प्रूव करूंगा इसको। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के लिए देखो क्या है। पहली चीज़ तो सुन लो इसको ध्यान से, फिर आप इस चीज़ के बारे में लिखते रहना। पहले सुन लो, एक बंदा है, ये एस फ्रेम है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात करें सारी की, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो ये सारी चीजें वैलिड रहती है। एक फ्रेम है एस, एक दूसरा फ्रेम है ये एस डैश है, ये एस है। इसका जो ओरिजिन है ये ओ मूल बिंदु, इसका ओरिजिन ओ डैश, इसका ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब ऐसा है, ये दोनों, ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, मान लो
v स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। इसके रेस्पेक्ट में जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये एस डेस है ना, v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चल रहे हैं, अभी दो बॉल है, मान लो एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। इसके अकॉर्डिंग ये जब देखता है तो इसके हिसाब से इसका जो मास है, मान लो मास तो दोनों के लिए सेम है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों के लिए मास तो सेम है। इसके अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी है जो वो है u1, इसका वेलोसिटी है u2, ठीक है, समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी है u1 डैश और इसका वेलोसिटी है u2 डैश। ये चल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद में इनमें टक्कर होती है, कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद में क्या होता है, कोलिजन के बाद में जब देख रहे हैं तो एक ये बॉल है, एक ये बॉल है। अब एस के अकॉर्डिंग, एस निर्देश तंत्र, उसके अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी मान लो कि मैं v1 मान लेता हूं, इसका वेलोसिटी कितना है v2, और एस प्राइम, एस डैश के अकॉर्डिंग इनका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है v1 डैश और इसका वेलोसिटी क्या है v2 डैश, v2 डैश। ये है, आगे बात समझ में? मास तो वही है, इसका m1, इसका m2। तो ये बिफोर कोलिजन, टक्कर से पूर्व है, टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन। हिंदी वाले हिंदी के वर्ड लिख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड लिख ले। ये आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात, ठीक है ना। तो ये एक घटना को देख रहे हैं, एक फिनोमिना हो रहा है, ये दो बॉल है, ये पहले वेलोसिटी ये था, इसके हिसाब से ये था, फिर टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, ये चीज़ हो गई। इन पे कोई फोर्स नहीं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, ये जो हो रहा था पहले अंदर ही जो हो रहा है, ठीक है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो एस निर्देश तंत्र देखेगा, तो एस के हिसाब से तो इसका संवेग संरक्षित होना चाहिए ना, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। तो इस सिस्टम पे क्या होता है, संवेग संरक्षण होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए एस के अकॉर्डिंग। तो देखो एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इन एस फ्रेम, एस फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूँ तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन तो यही बोलता है कि टक्कर से पहले, टक्कर के बाद में संवेग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम शुड बी इक्वल। तो देखो क्या बोलता है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर से पूर्व कुल संवेग इक्वल्स टू टक्कर के बाद कुल संवेग। ये है, ये क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ऐसा है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब P बिफोर, P आफ्टर। अब देखो P बिफोर, देखो एस फ्रेम में करें, एस निर्देश तंत्र में कर रहा हूं मैं सब कुछ, तो P बिफोर, तो टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन, देखो इसके अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी था ये u1 और इसका वेलोसिटी कितना था u2। तो इसका संवेग क्या होगा? इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू u1, इसका m2 इंटू u2, दोनों का ये होगा। तो ये आएगा, क्या आएगा? बिफोर कोलिजन जो आएगा वो आएगा
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो ये आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर, ये आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? आफ्टर कोलिजन जो आएगा s के अकॉर्डिंग आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद में, इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2, तो इसका मोमेंटम, इसका समवेग क्या होगा m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। तो टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर लो। देखो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये टक्कर के बाद में होगा आफ्टर कोलिजन। तो ये बिफोर वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आफ्टर वाला यहाँ वैल्यू है, तो 1 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या आ रहा है? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये आ गया। ये एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण को शो कर रहा, मोमेंटम कंजर्वेशन को शो कर रहा है एस फ्रेम में, क्योंकि बिफोर कोलिजन एस फ्रेम में और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है? इक्वल है, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन है। किसमें? एस फ्रेम में। मुझे ये चीज़ शो करनी है एस डेस फ्रेम में कि एस डेस फ्रेम में भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, मतलब एस डेस फ्रेम में भी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन संवेग क्या होगा? बराबर होगा। ये है, चलो वो प्रूव करेंगे। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में आ गया 4 नंबर का इक्वेशन, 4 नंबर का इक्वेशन आ गया। अब देखो आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, गैलीलियन रूपांतरण पढ़े ना। गैलीलियन रूपांतरण क्या बोलता है? देखो गैलीलियन रूपांतरण से बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग ये है, हमने पहले पढ़े थे, आप देख लेना वहाँ पर। इसमें ऐसा होता है कि जैसे 2 फ्रेम है एस और एस फ्रेम, एस डेस, तो उसमें ऐसा होता है कि एक में वेलोसिटी जो है वो u वेक्टर है, तो दूसरे में ऐसे आएगी v प्लस u डैश वेक्टर। यही रिलेशन पढ़ा था ना हमने कि एस फ्रेम में वेलोसिटी u वेक्टर है, एस डेस में है u डैश वेक्टर, ये v वेलोसिटी है एस डेस फ्रेम की s के रिस्पेक्ट में, s के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र का वेग है v। तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है, ये पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका मतलब है कि कोई भी वेलोसिटी है s में ये वेलोसिटी है, एस डेस में ये है, तो इनमें ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो इनमें करते हैं हम। यहाँ से देखें तो एस निर्देश तंत्र में, एस फ्रेम में वेलोसिटी है u1, एस डैश में कितनी है? u1 डैश। तो इन दोनों में रिलेशन बना सकता हूँ इसी तरीके से। एस फ्रेम में u2 है, एस डैश में u2 डैश है। एस फ्रेम में v1 है, एस डैश में v1 डैश है। एस फ्रेम में v2 है, एस डैश में v2 डैश है। तो इनका मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पता कर सकता हूँ ना कि इसमें u1 में u1 डैश में क्या रिलेशन होगा, u2 डैश में क्या होगा, v1 v2 सब में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो गैलीलियन रूपांतरण से ये इक्वेशन होती है, जनरली ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। तो अगर एक निर्देश तंत्र में मान लो u1 वेलोसिटी है, दूसरे में यह है u1 डैश है, तो इनमें रिलेशन होगा ये v वेक्टर प्लस। आ रही बात समझ में? ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, इसको 6 कर देता हूँ, मतलब u1 और u1 डैश में रिलेशन होगा। इसी तरीके से u2 वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर प्लस u2 डैश, ये इक्वेशन नंबर 7। सेम वे में अगर मैं v1 की बात करूँ तो v1 इज इक्वल्स टू v वेक्टर प्लस v1 डैश। v2 की बात करूँ तो v2 v वेक्टर प्लस v2 डैश, ऐसे आएगा। अरे ये तो सारी चीज़ समझ में आ रही है ना। एक निर्देश तंत्र में v2 है, एक में v2 डैश है, तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो 6, 7, 8 और 9
इन सब से मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, u1 u2 v1 v2 इनके वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ 4 में। तो 6 7 8 9 से 4 में वैल्यू पुट करने पर, तो फ्रॉम 6 7 8 9 एंड 4, तो 6 7 8 9 से 4 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 4 में देखो क्या है, 4 में है m1 u1, u1 का वैल्यू ये रखो v वेक्टर प्लस u1 डैश, तो ये है m1, इसका वैल्यू आ गया u1 का वैल्यू आ गया v वेक्टर प्लस u1 डैश वेक्टर। फिर है m2, फिर है u2 था तो u2 का वैल्यू है v वेक्टर प्लस u2 डैश वेक्टर, इक्वेशन नंबर 7 से। आगे इक्वल टू m1 v1 वेक्टर था तो v1 का क्या हो गया, v वेक्टर प्लस v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 था तो v2 का क्या हो जाएगा, v वेक्टर प्लस, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ये यहाँ से v1 v2 इन सब के वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ। तो v2 का वैल्यू v वेक्टर प्लस v2 डैश वेक्टर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है भैया, ये सारी बात कहानी मुझे समझ में आ गई। इसको ओपन करो, इसको ओपन करूँगा m1 v वेक्टर प्लस m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर इक्वल्स टू m1 v वेक्टर प्लस m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो। m1 v वेक्टर m1 v वेक्टर, m2 v वेक्टर m2 v वेक्टर, क्लियर। आगे देखो ये क्या बचा, m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर इक्वल्स टू m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर। ये आया। ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ये थोड़ा डैश में इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये डैश है। ये क्या है, m1 u1 डैश, ये क्या है, पहले पार्टिकल का संवेग है, किसमें, s डैश निर्देश तंत्र में, क्योंकि s डैश में, s डैश फ्रेम में क्या है, ये वेलोसिटी है, ये मास है, तो पहले पार्टिकल का ये मोमेंटम आ गया, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। तो ये बिफोर कोलिजन टक्कर से पहले दोनों पार्टिकल्स का कुल संवेग है, टोटल मोमेंटम है, किसमें, एस निर्देश तंत्र में, एस फ्रेम में। तो ये एस फ्रेम में कुल संवेग टक्कर से पहले है और ये एस फ्रेम में टक्कर के बाद में कुल संवेग है, एस में नहीं, एस डैश में। तो एस डैश में टक्कर से पहले कुल संवेग, एस डैश में टक्कर से के बाद में कुल संवेग क्या है, बराबर है। मतलब कि क्या है, एस डैश के अंदर भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, एस डैश फ्रेम में भी मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। यही तो प्रूव करना था कि एस में वैलिड होता तो एस डैश में भी वैलिड होगा, और एस डैश में वैलिड हो गया मतलब कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो लॉ है, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो निश्चर है, एक में हो रहा है तो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दूसरे में भी होगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है टक्कर से पहले कुल संवेग, ये बिफोर, इसको डैश लिख देता हूँ, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है, डैश मतलब एस डैश फ्रेम में, डैश के बिना लिख रहा था, मतलब एस निर्देश तंत्र में, डैश मतलब एस डैश फ्रेम में, ये सब ये आफ्टर गए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टक्कर के बाद एस डैश निर्देश तंत्र में कुल संवेग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एस डैश फ्रेम, राइट। ये टक्कर के बाद, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इन एस डैश फ्रेम, टक्कर के बाद एस डैश निर्देश तंत्र में कुल संवेग, टोटल मोमेंटम
in S dash frame after collision, क्लियर है। इसका मतलब है कि एस डैश फ्रेम में भी, एस डैश निर्देश तंत्र में भी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में कुल संवेग कैसा होता है, संरक्षित होता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। और टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड इन दिस फ्रेम ऑल्सो, राइट। It means momentum conservation law is invariant under Galilean transformation। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत ये जो संवेग संरक्षण का नियम है ये कैसा है, निश्चर है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब इसका कॉन्क्लूजन लिख दो। जो ये रिजल्ट आता है ना, इसको आप निष्कर्ष डाल के लास्ट में लिख सकते हो ये कॉन्क्लूजन, कि आपको क्या सीखने को मिला। आपको सीखने को मिला लिखो यहाँ पे, हिंदी वाले लिख लो। यहाँ तक छाप लिया ना, यहाँ तक छापने के बाद में लिखना है ये। कोई कॉपी करने में, नोट करने में अगर किसी को फास्ट लग रहा है कि मैं फास्ट बोल देता हूँ या जल्दी जल्दी इसको स्लाइड को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप आराम से पॉज करके लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी का यही यूज करने का है, ठीक है। तो लिखो आप यहाँ पे, पहले हिंदी वाले लिख लो। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है। संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है। Hence, the momentum conservation law is valid. Momentum conservation law is valid in S dash frame also. In S dash frame also, it means momentum conservation law is invariant under Galilean transformation, क्लियर है। ये सारी बातें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन में। अरे अब संवेग संरक्षण की जो निश्चरता है वो प्रूव हो गई ना। इसका जो इन्वेरियंस है यही तो प्रूव करना था कि इन्वेरिएंट रहता है। तो ये डायग्राम आपको छाप लेना था, बाकी की जो थ्योरी लिखी वो मैंने लिखी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, वो भी क्या रहता है, इनवेरिएंट ही रहता है। एक में प्रूव करेंगे, अभी नेक्स्ट में प्रूव करेंगे अभी हम लोग, ओके।